अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लास्ट तक पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, बात हमने आपको बताई थी। Whenever a charged particle comes inside the electric field, it experiences force। मतलब घोर बदतमीज चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दोनों में कौन, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ज्यादा बदतमीज कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इनको चैन नहीं पड़ेगा बिना फोर्स लगाए। चार्ज बेचारा किसी भी स्थिति में आएगा, बंदा फोर्स जरूर लगाएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के चार्ज फील्ड में आया नहीं कि फोर्स लगना शुरू, ठीक, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो डेफिनेटली फोर्स, मतलब थोड़ी बहुत रियायत है मैग्नेटिक फील्ड के मामले में कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज जाएगा तो भाई दो चार केस हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे फोर्स नहीं लगाती, लेकिन यहां कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यानी 100% चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर, अच्छा चलो ये बाद में करेंगे, पहले रुक जाइए, एक चीज और याद है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी बता चुके थे, इसका फॉर्मूला निकालेंगे। जब चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर आ जाता है तो कितना फोर्स महसूस होता है ये निकालेंगे। अभी फिलहाल अपन लोगों ने दो काम नहीं किए, ठीक है। बताते हैं क्या क्या नहीं किया है। पहली चीज, हम लोगों ने अभी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला नहीं डिराइव किया है। अभी हमने सिर्फ क्या डिराइव किया है, अभी क्या बताया आपको, सिर्फ कि किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी तो उस जगह पे फोर्स कितना लग रहा है, उस जगह पे चार्ज पत्र रखा है, उसका डिवाइड करके और डायरेक्शन धड़ाम धुड़ुम करके निकाल के सब खत्म कर दिया था। आज क्या पढ़ना चाहिए, अब आपको कह दिया गया ऐसा है, फलाने यहां बैठे हैं, फलाने मतलब कोई चार्ज यहां बैठा है और फलाने की वजह से उससे कुछ दूरी पर, सपोज r डिस्टेंस पर एक तुराने बैठे हैं, इनकी वजह से यहां पर कितनी फील्ड इंटेंसिटी होगी। मतलब कुल मिला के कनपुरिया भाषा में कहा जाए तो इनका इस जगह पे कितना भौकाल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब भौकाल, सिंपल सी बात, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसकी व्यवस्था हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक का टाइटल है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज some distance away from it। अर्थात चलो इतने तो पढ़े लिखे हो ही, हिंदी में अनुवाद करना पड़ा, फिर भी चलो कुछ लोग होते हैं निहायत नाकिस लोग होते हैं, फिर भी बताते हैं, चलो ठीक है, समझ गए। यानी हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। डिराइव का एक्सप्रेशन केवल बताना जरूरी है, डेरिवेशन तो कोई घंटा पूछता नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली आप देखिए, सबसे पहले जरूरी है नीड क्रिएट होना। हम क्यों पढ़ना चाहते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा फॉर्मूला, कैसा फॉर्मूला, इस तरीके कुछ आता है, पता नहीं ऐसा कुछ है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R², ठीक है। क्यों चाहिए ऐसा फॉर्मूला और इससे काम क्यों नहीं चल रहा है जो हम पढ़ चुके हैं। फर्जी में तो फॉर्मूला पढ़ाया जा रहा है। एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन लिखने वाले की मन की बात है, उनका मन कर रहा है तो वो क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वो फोर्स बताने की व्यवस्था कर देंगे, उस पॉइंट पर चार्ज कितना रखा है उसकी व्यवस्था कर देंगे, तो तुम डिवाइड कर लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। वो कह रहे मान लो हम नहीं देंगे, यहाँ चार्ज क्या रखा है, यहाँ खाली स्थान है, वैकेंट टेरिटरी, ठीक है, यहां पे कुछ नहीं है। अब इनका भौकाल यहां निकालना है, इनसे दूरी बता दी गई, कैसे निकालोगे, ये तो लोडिस हो गए। क्यों? क्योंकि इस जगह पे पहली बार कोई चार्ज है नहीं है, तो ये कहां ये तो रख नहीं पाओगे,
और जब चार्ज नहीं है तो फोर्स किसके ऊपर लगा, ठीक है, अर्थात व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ठीक है, कि हम यहां खड़े हैं और तिवारी जी वहां पड़े हैं, ठीक है, तो हमारा भौकाल वहां पे कितना है ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, ओके। चलिए बहुत आसान तरीका है, लेकिन बेसिक प्रोसेस तो यही था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बेसिक डेफिनेशन तो यही था ना, इसी से काम करेंगे हम लोग। चलिए तो मान लेते हैं, कंसीडर द सिचुएशन, हालात कुछ यूं है और हम इस जगह पर एक चार्ज मान लेंगे QP, लेट एज्यूम कर लिया, ये प्लस है, हमने भी प्लस ले लिया, प्लस लेने में फायदा है, प्लस लेने में फायदा है, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकलेगा वही डायरेक्शन ऑफ ए हो जाएगा, ये समझ गए ना, F को E बनाया था आपने, ठीक। तो ये चार्ज मतलब चार्ज है नहीं, मैंने मान लिया है ताकि हम यहां से यहां पहुंच सके, समझे। चल तो ये प्लस इस प्लस को धकिया देगा भाग, तो ये हुआ फोर्स ऑन P, नहीं समझे बात, ठीक। तो ये फोर्स कितना निकलेगा, चलो हम शॉर्टकट में करते हैं, जल्दी क्रैश पोर्शन में भूल गए थे, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो दैट, बहुत दर्द होता है जब लिखते हैं वी नो दैट, महसूस होता है, कहता तो केवल हमी को है, बाकी यहाँ तो मुंह बधेर बैठे हैं। तो ईपी पे फॉर्मूला क्या बताया था गुरुवर ने, ये बताया था कि उस जगह पे जो फोर्स लग रहा है उसमें से उस जगह पे जो चार्ज रखा है उसे डिवाइड कर देंगे, राइट। एफपी क्या है, एक चार्ज ने एक चार्ज पे फोर्स लगाया, ये किसने बताया, कूलॉम्स ने, अरे हमने नहीं, हमसे पहले किसने बताया, कूलॉम ने बताया। जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है तो फोर्स कितना आता है, 1/4πε0, पहली बॉडी का चार्ज है ना Q, दूसरी बॉडी का चार्ज QP, बीच का डिस्टेंस r², ये था मैग्नीट्यूड इनटू r कैप, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अपॉन में क्या करेंगे QP, भूल गए क्या, ये देखो QP से QP लुडिस हो गया, ठीक। क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में आ गया, 1/4πε0 Q/r² इंटू r कैप, ये फॉर्मूला किस फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ है, वेक्टर नोटेशन के साथ। तो अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ा तो Q की वैल्यू, बाकी लोग क्या कुछ सूंघे बैठे हो क्या, बोल दिया करो। वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला विद वेक्टर नोटेशन लिखा है तो चार्ज की वैल्यू विद साइन रखनी पड़ेगी, किंतु किस्मत अच्छी है, वैसे भी आप लोगों का लठ चला है वेक्टर से, इसलिए हम लोग इसको स्केलर फॉर्म में पढ़ते हैं, बट इन स्केलर फॉर्म। अच्छा यूज इसको करते तो फायदा था, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन लिखनी ना पड़ती भाई, नो नीड टू डायरेक्शन, नो नीड टू राइट डायरेक्शन, नो नीड टू राइट डायरेक्शन सेपरेटली, लेकिन इसमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो हमने मॉड ले लिया इन स्केलर फॉर्म, बस भाई यूनिट वेक्टर हट गया, डायरेक्शन वाला मामला हट गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड रहता है स्केलर फॉर्म में, तो डायरेक्शन वाला सिस्टम हट गया, केवल मैग्नीट्यूड रह गया। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, विद वेक्टर नोटेशन लिखा कि विदाउट वेक्टर नोटेशन, विदाउट वेक्टर, चार्ज की वैल्यू विदाउट साइन, बहुत होशियार हो गए। अच्छा बताओ, तुमने जो फॉर्मूला देखा, इस फॉर्मूले में जब तुम वैल्यू धर धरा के आंसर निकालोगे तो क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकलेगा, राइट। यानी ये तुम क्या पाओगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। बाकी अंडरस्टूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, PP ना, हाँ। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, नीड टू राइट डायरेक्शन सेपरेटली, ठीक। अब समस्या है,
गुरुजी कल तो चिल्ला चिल्ला बताई थे कि जहां पे तुम्हें फील्ड की डायरेक्शन निकालनी वहां पे देखो कि चार्ज कैसा धरा है, पॉजिटिव रखा है कि नेगेटिव, उसके हिसाब से सिस्टम बना लेते थे। पहले फोर्स की डायरेक्शन देखते थे, फिर पॉजिटिव है तो सेम सेम, नेगेटिव है तो अपोजिट सेम, अपोजिट मतलब अपोजिट डायरेक्शन। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो वैकेंट टेरिटरी है, इसको तो हमने माना है, ये तो हमारा प्यादा है, ये मोहरा। ठीक है, तो फिलहाल आपको हम डायरेक्शन की तरफ ले चलते हैं, तब बात पूरी होगी। नहीं समझे? हम एक बार फिर से बताते हैं। एक्चुअली क्या है, आज हमारा टॉपिक ये है कि अगर एक चार्ज हमारे पास है और उससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट बताया जाए और कहा जाए वहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि भूल जाओ इसको। मैंने ये कहा सिर्फ कि इसको निकालने का ये तरीका है कि मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है ये, और डायरेक्शन निकालने का जुगाड़ बता रहे हैं सर अभी। समझ रहे हैं? मतलब इसकी तुम्हें कोई नीड नहीं है, तो हमने तुम्हारी जानकारी के लिए बता दिया बस। ठीक है, तुम्हें अल्टीमेटली किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? इसका। यानी एक डायलॉग की तरह अपने दिमाग में याद कर लीजिए, जिस प्रकार से आपने याद कर लिया है कि जब एक चार्ज पे फोर्स लगाता है तो कौन सा लॉ? सी लॉ, कूलॉम्स लॉ। आई बताना। ठीक, और जब एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो ये वाला लॉ। नहीं समझे? जब एक चार्ज पे फोर्स लगाए तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर। उसमें भी चार्ज में साइन नहीं रखा जाता और डायरेक्शन अलग से लिखी जाती है, स्वाहा। ठीक, और जब एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़े तो फॉर्मूला E बराबर 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। इसमें भी चार्ज की वैल्यू साइन के साथ नहीं रखी जाती, मतलब साइन नहीं रखा जाता है और डायरेक्शन अलग से लिखनी पड़ती है, स्वाहा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अब दिक्कत ये आ गई है कि डायरेक्शन आखिर निकाला कैसे जाए, राइट? तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट where there is no charge, जहां पे चार्ज नहीं था। ठीक है, तो सिखाते हैं एग्जाम्पल की तरीके से। बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर 1 ऐसे समझ लीजिए, तो एग्जाम्पल नंबर 2 बाकी आप खुद ही होनहार है। क्या है कि मान लो इस जगह पे O पॉइंट है, यहाँ पे +10 कूलॉम दे रखा गया था और इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट P दिया गया था। कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन निकालो। तो दो तरीके हैं, देखो। पहली बार एक मोटा मोटा आइडिया जो हमने कल बताया, चलो दूसरा ही बना देते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये -10 कूलॉम ले लेते हैं और ये पॉइंट P बना देते हैं। तो मोटा मोटा आइडिया जो था, सुनो पहले सुनो। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है वो चार्ज से बाहर की तरफ होती है। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, इसमें फील्ड की डायरेक्शन यहाँ ऐसे होगी, अवे डायरेक्शन में। और निगेटिव में क्या होती है? टुवर्ड्स, तो ऐसे होगी। मेथड नंबर 1, ठीक है, आसान है। मेथड नंबर 2, सबसे बेस्ट तरीका है, नहीं है तो चार्ज मान लो भाई, लेकिन मानना पॉजिटिव ही। ठीक है, उसके बाद का कहानी फिर वैसे ही हो जाएगा जो तुमने कल पढ़ा है। क्या पढ़ा? कि अगर यहां पे पॉजिटिव है तो ये इसको ठीक पढ़ा। तुमको बहुत ज्यादा और अच्छा लगा होगा। देखिए, तो ये क्या हुआ, ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स और फील्ड सेम डायरेक्शन। आई बात समझ में? अब ये माइनस है और ये प्लस है, इधर हम कहेंगे ठीक। तो ये इसको माइनस है, ये प्लस है, ये इसको
एक्सट्रैक्ट क्या होता है? अबे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो मतलब काम तोड़े हो गए। बोलना होता है। ठीक है, तो नेगेटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव। इन शॉर्ट, आओ राजा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स, और पॉजिटिव है इस वजह से फोर्स और फील्ड सेम डायरेक्शन। आई बात समझ में? तो यही तरीका है। मींस if you want to find the direction of electric field density at a particular point where no charge is given, then you will assume a positive charge at that point and you will find the direction of electrostatic force at that point, and the same direction will be of electric field intensity. ठीक है, तो कॉपी करना हो तो कॉपी करिए, नहीं तो किताब कर लीजिए। यानी अल्टीमेटली दो चीजें सीखी। क्या? कि अगर एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इनको पुकारो। ठीक है, और ये बेचारे अकेले नहीं आएंगे, ऑफर के साथ है। ठीक है, ये आएंगे साथ में, ये लाएंगे। ठीक है, और बिना इन दोनों के आपके कोई भी काम नहीं चल पाएंगे। ठीक है, मैं इतना ताकत इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आपको भले ही डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन ना मिले, बाय द वे अभी हम कराते हैं इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन, बट आपको मेनली ये यूज करना है डाइपोल के केस में। जब आगे डाइपोल पढ़ेंगे हम लोग, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर उस जगह पे आपको इसकी बहुत जोर से जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल जो कॉपी किताब कर रहे हैं जल्दी करें, फिर आगे बढ़ें। अब एक न्यूमेरिकल कर लिया जाए छोटा सा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सिचुएशन ये है, फिर से भाई हल्का सा वो काली दिखाएंगे लेकिन है नहीं। y, x और z ओरिजिन -10 कूलॉम का चार्ज और कोऑर्डिनेट 3 सेंटीमीटर, 0,0 पॉइंट का नाम P। ठीक है, और आपको फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। ठीक है, तो अगर बच्चा समझदार है तो समझ गया होगा कि एक ही चार्ज दिया गया है और एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। यानी अल्टीमेटली हमारे पास जुगाड़ वही है, क्या कि अगर आपको किसी एक पॉइंट पर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो 1/4πε0 Q/r²। क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका फॉर्मूला लगाने का तरीका क्लियर हो जाए, प्लस एक आध बातें और बता दूं। एक आध बात यह है कि ध्यान रखिएगा, ये क्यू चार्ज कौन सा होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी ज्यादा सिक्योर कर दे रहे हैं इसको, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ठीक है, ज्यादा सिक्योर कर रहे हैं, मतलब ये कि इस वाले फॉर्मूले में ये क्यू वो चार्ज होता है जिसकी वजह से आप फील्ड निकाल रहे हो। समझ गए? यानी जैसे इस क्वेश्चन में आप -10 वाले के, अब जैसे देखो, अभी कहोगे सर इतना ज्यादा इसमें प्रेशर देने की क्या जरूरत है, यहाँ एक ही प्रेशर चार्ज तो दिख रहा है। लेकिन मान लो अभी हम अगला टॉपिक जो पढ़ाने जाएंगे उसमें एक ही पॉइंट पर फील्ड निकालनी होगी, लेकिन चार्ज 2-4 होंगे एक साथ। वो आप कंफ्यूज आ गया, तो आई बात समझ में? तो आप जिस चार्ज की वजह से आप फील्ड निकाल रहे हैं वो चार्ज यहां रखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब यहां पे तो कोई बात नहीं, इस बात की जो मैं बात बता रहा हूं उसकी कोई वक्त नहीं लग रही होगी आपको, लेकिन जब अभी भविष्य में आएगा तो उसकी वक्त लगेगी। दूसरी बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी वैल्यू विदाउट साइन रखनी है। तीसरी बात, आर क्या होता है? आर जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है और जिस चार्ज की वजह से निकालनी है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। क्लियर? वैल्यू रखूं, ये हो गया, समझ गए ना? जब कभी भी एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा, जहां पे Q रिस्पॉन्सिबल चार्ज होगा, विदाउट साइन रखना पड़ेगा, और R की वैल्यू जहां पे फील्ड निकालनी है और जिसकी वजह से फील्ड निकालनी है उनके बीच का गैप होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P = 9 × 10⁹, Q की वैल्यू 10 प्लस का दिया, माइनस का है, हम चार्ज का साइन रखेंगे। समझे ना? बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटी बोले तो 3 × 10⁻² का नहीं बल्ले पड़ा, सॉल्व किया जाए
इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू 10 to the power 9 into 10 अपॉन 10 to the power minus 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट P कितना हो गया? 4 5 14 10 to the power 14 न्यूटन पर कूलम। आंसर आया? अभी नहीं आया, अभी डायरेक्शन लिखना बाकी है। तो क्या करते हैं हम लोग, अपने मन से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज अजूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अजूम कर लेते हैं। और जब अजूम कर लेंगे तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट पॉइंट P, ठीक। और क्योंकि आपने पॉजिटिव अजूम किया था तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स और फील्ड सेम डायरेक्शन में होती है। तो ये कौन सा दिशा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। हो जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। बात समझ में आ गई? ठीक है, कॉपी करना हो तो कॉपी करिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब P को गुंडों ने घेर लिया। अभी क्या था? अभी सिर्फ एक गुंडा था। अब P को गुंडों ने घेर लिया, ठीक है। अब चिट्ठी चाहिए, ठीक है। खुलने वाली चीज जो तुम हो, ठीक है। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं सिचुएशन डील। इसको मिटा दें। देखिए, अभी हेडिंग नहीं डालने, पहले समझिए हालात। ये P पॉइंट है और एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है, सपोज +10 कूलम, ठीक है। और एक यहां रखा हुआ है, ठीक है। ये कितना है? -10 कूलम। डिस्टेंस दोनों का 3 सेंटीमीटर ले लेता हूं, यानी इस P पॉइंट से दोनों चार्ज 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। और अब तुमसे किसी ने कहा P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। अब तुम्हारी किडनी में हार्ट अटैक हो गया कि हमको क्या करना था। हमको अभी तक सिखाया क्या गया? सिखाया केवल ये गया कि एक चार्ज जब एक पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी लगावे, भोकाल लगावे, तो उसको कैलकुलेट करो। अब क्या है, 2 लोग आ गए तो जरूरी है, अभी तो हल्का हल्का पढ़ा रहे। 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 424 भी आ सकते हैं, ठीक। उतने नहीं आएंगे, पेपर तक की बात कर रहे हैं तो ज्यादा ज्यादा 2 आएंगे। ISC स्टैंडर्ड पे 2 और CBSE स्टैंडर्ड पे 3 अधिकतम, ठीक। तो अब क्या करना है, देखो सबसे पहला काम, यहां पे अगर तुम प्लस साइन मानोगे तो ये इसको क्या करेगा? धक्का मारेगा, है कि नहीं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ गए ना? डायरेक्टली कर दूं, ये प्लस है, प्लस को धक्का मारेगा। तो ये हो गया, अगर मैं इसको Q1 चार्ज कह दूं पहला वाला, तो पहले वाले की फील्ड, और ये माइनस है, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, E2 आ जाएगा। वो मान लेते हैं कि आपको ये वाला एंगल दिया गया था 60 डिग्री, ठीक है। तो अब दोनों E1 E2 जोड़ना पड़ेगा। और जब वेक्टर को जोड़ते हैं तो क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हेडिंग तुमने खुद ही बता दी, हेडिंग यही है, समझे? हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और वेक्टर सम जिसको कहते हैं हम लोग, ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज। नहीं समझे? आपको याद होगा मैंने यही सेम कंसेप्ट आपको पढ़ाया था फोर्स में। पहले पढ़ाया जब एक चार्ज में फोर्स लगाए तो केवल कूलॉम्स लॉ, और जब एक चार्ज पे कई चार्ज फोर्स लगाएं तो सबके फोर्स को जोड़ना पड़ता है। तो सब जब फोर्स ऐड किए जाते हैं, फोर्स क्या है? वेक्टर है,
और वेक्टर्स जब ऐड किए जाते हैं तो प्रोसेस का नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या वेक्टर सम। किया कैसे जाता है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वही r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मतलब कोई थ्योरी नहीं है, बुक में लिखी भी है तो काट देना तू, ठीक, चिचिया देना। आई बात समझ में? तो लॉजिक आपको समझ में आया कि कब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया जाएगा। हमेशा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या वेक्टर सम तब लगाया जाता है जब एक ही पॉइंट पर कई सारे वेक्टर एक साथ काम करने लगते हैं, ठीक है, चाहे वो फोर्स हो चाहे वो फील्ड हो। तो मैंने डायरेक्ट एक क्वेश्चन उठा लिया है, क्योंकि थ्योरी मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, मैं बता चुका हूं। तो एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन ये है हमारे पास, और हमको करना है, क्वेश्चन में कहा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। अब देखिए क्वेश्चन कहने वाले ने सिर्फ इतना कह दिया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। अब ये तुम्हारे दिमाग के वजन की बात है कि तुम इसको समझ लो कि यहाँ पे दो दो गुंडे हैं और ये दोनों गुंडे अपने अपने तरीके से यहाँ पे भौकाल रखेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल निकालना पड़ेगा। तो व्यवस्था बनाते हैं हम लोग, ठीक। सर्वप्रथम ये सब बना बनाया नहीं मिलता है, ये रेडीमेड नहीं है। तुम्हें केवल कहाँ मिलेगा? ये +10 कूलम 3 सेंटीमीटर P -10 सेंटीमीटर, सॉरी -10 कूलम, ये एंगल 60 डिग्री। बस इतनी सेवा होगी तुम्हारी, बाकी सेवा तुम्हें अपनी खुद करनी पड़ेगी। मतलब सवाल सिर्फ इतना सा है, ये तो सलूशन हो गया। समझ गए? आंध्र प्रदेश का भी मुझे लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहला स्टेप समझ गए ना? जब कभी सवाल ऐसा दिया जाएगा, उनसे कहा जाएगा एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, सबसे पहला काम होगा कि उस पॉइंट पे आप प्लस मानेंगे। फिर आप तुरंत फोर्स की डायरेक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब दोनों का एक साथ तुरंत तो निकाल नहीं लोगे, पहले तुम्हें अलग अलग निकालना पड़ेगा। जैसे हमने कूलॉम्स लॉ सिखाया था, फोर्स जोड़ने जैसे सिखाया था, तो पहले में निकालना पड़ेगा E1। अभी देखो E1 क्या है? ये वाले चार्ज की वजह से, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक। चलो तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूं, अब सगुन कर दिया Q1, और ये डिस्टेंस क्या हो गई? चलो मैं R1 ले लेता हूं, ठीक है। ये अलग बात है कि R1 R2 बराबर ही है, ठीक है, तो आपको अलग अलग समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर। E1 इक्वल टू कितना हो गया? ये 9 × 10⁹9। Q1 कितना है? 10। ये कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर। तो E1 कितना आ गया? 9 से 9 रिलीज हो गया, 10⁻14 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। डायरेक्शन फिगर में दिख रही है, अलग से अभी फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनल आंसर में डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक। चलो इसी प्रकार सिमिलरली इसका भी वही आ जाएगा, क्योंकि इनके पास भी पावर बराबर है, बस दिशा में फर्क पड़ेगा। तो सिमिलरली डायरेक्ट आप लिख सकते हो E2 = 10⁻14 न्यूटन पर कूलम। फिर भी अगर आपको तकलीफ हो रही है, डायरेक्शन आपका बड़ा लिखने का मन हो रहा है कि चलो दोनों एक सेम चीजें दिख रही हैं, तो आप एक काम करो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। तो E1 वाले की डायरेक्शन किधर हो गई? A से P की तरफ। हमने देखो ना, इधर जा रहा है, इधर किधर जा रहा है? A से P की तरफ। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम A to P। B कहाँ है? और ये किधर आ रहा है? P to फ्रॉम P to B। समझ गए? अब अगला स्टेप होता है कि जब एक ही जगह पे दो वेक्टर काम करते हैं तो हम लॉ ऑफ पैरालेलोग्राम लगा देते हैं। क्या ले लो?
पैरेललोग्राम। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा में चाहिए होता है। 120 डिग्री हो गया। कुछ मूर्ख थीटा इक्वल टू 60 डिग्री तक देंगे, क्या दिखा तो है बढ़िया, ठीक है। अरे चच्चा E1 और E2 बीच में, ये तो डाट डाट है, समझे। तो थीटा का वैल्यू 120 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एक होता है चुल्लू और एक होता है हुड़ुक चुल्लू, ठीक। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको कहते हैं ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या तुम ईपी लिख दो, ईपी मतलब यही फाइनल आएगा अपना, ठीक। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, बिकॉज आर बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। गाना नहीं गा रहे। आर की जगह कौन है? ईपी। ए की जगह कौन है? E1। यहां पे E2, 2E1 E2 और cos 120 की वैल्यू बताओ पांडे जी। अरे तुम्हारे आगे पड़े हैं हम, ये भी नहीं जान रहा है। 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होता है। कोशिश करो महसूस होगा। 120 डिग्री cos में -1/2 होता है। इस प्रकार से EP बराबर ये 10⁻14 इसका स्क्वायर, फिर से 10⁻14 का स्क्वायर, और ये 2 इंटू फिर से 10⁻14 का स्क्वायर। अरे दोनों वही है ना, सेम आइटम। और ये कितना हो गया? -1/2। तो 2 से 2 लुड़िस, ये माइनस में जितना वही इतना प्लस में सब बचगचा गया। तो ईपी कितना आ गया? बोलो आंसर आया? घंटा। मतलब तुम लोग बिल्कुल सनसना गए हो, इतना कैलकुलेशन हो गया कि दिमाग नहीं काम कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था डायरेक्शन लिखना है, अभी दिमाग में वाइब्रेशन चलने लगा इन लोगों को। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा कतई टफ नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर से जाता है। यानी ये वाला एंगल अपने यहाँ पे पता लग गया, कितना है ये वाला? 60 डिग्री, ठीक है। तो आप जैसे चाहो वैसे लिख दो कि 60 डिग्री डायरेक्शन है E1 से किस तरफ? क्लॉकवाइज सेंस। कैसे भी लिखो, डायरेक्शन लिखना तुम्हारा काम है, समझना टीचर का काम है। तुम समझा पाओ वो समझ ले, इतना ही काफी है, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है कितनी आ गई? 60 डिग्री। तो डायरेक्शन के लिए लिखेंगे 60 डिग्री विद E1 वेक्टर इन क्लॉकवाइज सेंस। ये मत समझना कि यहां कुछ घूम रहा है, ये मैं समझ रहा हूं तुम्हारा दिमाग घूम रहा है, लेकिन यहां वेक्टर कोई नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं, माने जी प्लीज आइए, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ यूं था कि आपको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना था दो चार्ज की वजह से। एक चार्ज +10, एक चार्ज -10, दोनों 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पे थे। P पॉइंट पे निकालना था, एंगल 60 डिग्री दे रखा था। तो देखते ही महसूस हुआ क्या कि एक पॉइंट पर दो चार्ज के लिए फील्ड निकालना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों चार्ज अपना अपना भौकाल छाटेंगे, दोनों चार्ज का अपना अपना फील्ड होगा, और फिर हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। यानी इसका मतलब हमें वेक्टर को जोड़ना पड़ेगा, और वेक्टर को जोड़ने का मतलब प्रोसेस का नाम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या वेक्टर सम। कैसे करते हैं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, ठीक है। तो व्यवस्था एकदम पानी की तरह साफ हो गई। फटाफट क्या काम किया? जिस पॉइंट पे हमको निकालना था वहां पे प्लस माना, ये प्लस इस प्लस को धकेला देगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है फील्ड का डायरेक्शन,
ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा, जो फोर्स का डायरेक्शन वही फील्ड का डायरेक्शन। हमें E1 और E2 पहले निकालने पड़ेंगे, तभी कहानी आगे बढ़ेगी। तो E1 क्या है? E1 है इस केवल इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड। तो एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता है, निकाल लिया, डायरेक्शन लिख दिया, बहुत मन हो रहा था, ठीक है। उसी प्रकार से E2 क्या है? एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे? दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा? रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में फॉर्मूला होता है, थीटा समझ लीजिए, थीटा पूरा कितना था? 120 डिग्री। E1 E2 सबकी वैल्यू रख दिया, थीटा वैल्यू रख, सॉल्व करके ये आ गया, और बाकी डायरेक्शन का जुगाड़ हमने बताया। अगर बराबर है, नॉर्मली बराबर ही आता है 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर बराबर है तो एंगल बाइसेक्टर से पास होगा, मतलब जे वाला और जे वाला बराबर बराबर डिवाइड हो जाते हैं, यानी ये एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। अब तुम चाहिए इसे लिखो, इसको इससे लिखते तो ये भी 60 हो जाता, तो क्या लिखते? 60 डिग्री विद E2 इन एंटी क्लॉकवाइज सिंस। समझ गए? छापिए, इसको छापना। तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब वो तो पढ़ चुके हैं ना, कूलॉम्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं हम लोग, F = 1/4π0 लेकिन उससे आगे की बात करनी है। एक दिन हमने बोला भी था और फिर हम वापस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गए थे। हमने बताया था, ऐसा कुछ बता रहे थे हम, कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बदतमीज चीज होती है, ठीक है। उसके अंदर अगर चार्ज पार्टिकल आएगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर फोर्स जरूर लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड में रियायत होती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल आता है तो मे भी फोर्स लगे और मे भी ना लगे, ऑप्शन है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी चार्ज पार्टिकल होता है तो डेफिनेटली फोर्स जरूर लगता ही लगता है, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा, ठीक है, एस्टिमेशन। हेडिंग डाल दी, हेडिंग हमें उड़ा देंगे, आप लोग लिखते रहिए। एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, estimation of electrostatic force experienced by a charged particle in a uniform electric field, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर estimation of electrostatic force experienced by a charged particle in a uniform electric field, ठीक है। तो देखिए, तो मान लेते हैं सिचुएशन क्या है, कंसीडर द सिचुएशन ये है कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसकी फील्ड है? भगवान ने जिसकी फील्ड हो, ठीक है, देखा गया। अभी इसका मुद्दा ये नहीं, मुद्दा इस समय ये है कि मान लेते हैं P पॉइंट है हमारे पास फील्ड के अंदर, यहाँ पे एक चार्ज QP रखा गया है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर फोर्स लगेगा जरूर, ठीक है। हम किसी भी तरफ बना देते हैं, मान लो हमने इसी तरफ बना दिया, तो इस P पॉइंट के ऊपर फोर्स ये काम कर रहा है, ठीक है। फोर्स क्यों लगा? क्योंकि उस जगह पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। हमने बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमें ये बताती है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स लगने वाला है या नहीं लगने वाला है। और लगने वाला है तो कितना लगने वाला है, कम या ज्यादा, राइट। तो अगर इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना होती तो फोर्स भी ना लगता। तो हम अगर कह रहे हैं कि यहाँ पे फील्ड फोर्स लग रहा है, इसका मतलब 100% यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी भी है, ठीक है। तो 100% यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी है, क्योंकि अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है, राइट। पॉजिटिव चार्ज पर जिस तरफ फोर्स लगता है वही उसी तरफ क्या होती है, फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, डेफिनेशन से जानते हैं हम लोग कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर निकालनी है
तो P पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसके ऊपर कितना फोर्स लगा है, और P पॉइंट पे जो चार्ज है उसके रेशियो से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो जो आता है उस पॉइंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बेसिक डेफिनेशन था, अभी हमने कुछ नया नहीं बताया आपको। अभी हमने सिर्फ इतना बताया कि अगर मुझे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं, एक चार्ज अज्यूम करना पड़ेगा पॉजिटिव। इस चार्ज ने कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा, उस फोर्स को अगर मैं उसी पॉइंट के चार्ज से डिवाइड कर दूं तो उस पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, राइट। इतना हम बता चुके थे। अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। आगे की बात यह है कि अब आप इसको ऐसे देखिए कि मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, P पॉइंट पर लगने वाला फोर्स इक्वल टू P पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज इनटू P पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आ गई। यानी कि अगर आपको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पता है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पता है और उसी जगह पे अगर चार्ज रखा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। समझ गए? बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब पहली बात तो ये समझ लीजिए डियर कि अगर ऐसे रखना पड़ा, फॉर्मूला ऐसे यूज करना पड़ा, तो अभी तक याद होगा आपको कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो, ये विद वेक्टर नोटेशन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फॉर्मूला। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है विद वेक्टर नोटेशन, तो चार्ज की वैल्यू भी विद साइन रखी जाएगी। आई बात समझ में? और जब वेक्टर नोटेशन के साथ हम फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो आंसर भी हमारा विद डायरेक्शन आता है, तो अलग से डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर हम स्केलर फॉर्म की बात करें, क्योंकि हम इसी की बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमारे लिए आसान यही होता है, तो बट इन स्केलर फॉर्म, अगर हम स्केलर फॉर्म की बात करें तो हमारा फोर्स एट पॉइंट P इज इक्वल टू चार्ज एट पॉइंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हो जाएगा। आई बात समझ में? अब वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला विदाउट वेक्टर नोटेशन है। अब वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला विदाउट वेक्टर नोटेशन, तो बताओ चार्ज की वैल्यू विद साइन की विदाउट साइन? विदाउट साइन। अब हम चार्ज की वैल्यू विदाउट साइन रखेंगे, और अब बताइए हमको जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी फोर्स की, वो विद डायरेक्शन मिलेगी या विदाउट डायरेक्शन मिलेगी? विदाउट डायरेक्शन। यानी हमको जब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ क्या हासिल होगा, मैग्नीट्यूड हासिल होगा, और हमको अलग से डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, यानी नीड टू राइट डायरेक्शन सेपरेटली। आगे बात समझ में? ठीक है, तो हम फिर से बोलते हैं। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको चार्ज को रख दिया जाए तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा ये निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका, मैं मान लेता हूं कि आपको कुछ नहीं याद है, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर आपको उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है और उस जगह पे कितना चार्ज रखा गया ये पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो उस चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा वो निकल आएगा। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का ये फॉर्मूला विद वेक्टर नोटेशन है, तो अगर चार्ज की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखनी पड़ी तो हम चार्ज की वैल्यू विद साइन रखेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में ही है इसलिए आंसर भी आपका विद डायरेक्शन आएगा, तो अलग से डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, हम बार बार बता चुके हैं इस बात को। लेकिन नॉर्मली हम लोग वेक्टर फॉर्म में काम करते नहीं है, हम लोग हमेशा स्केलर फॉर्म में काम करते हैं, और जब स्केलर फॉर्म में काम करते हैं तो फॉर्मूला विदाउट वेक्टर नोटेशन लिखा जाएगा। तो जब चार्ज की वैल्यू विदाउट वेक्टर नोटेशन है तो फॉर्मूला वेक्टर क्वांटिटी का जब विदाउट वेक्टर नोटेशन है तो चार्ज की वैल्यू भी हम विदाउट साइन रखेंगे। और आपको ऐसे फॉर्मूले से जब भी कैलकुलेशन करके आप आंसर निकालते हो तो आपको वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है, डायरेक्शन अलग से लिखनी पड़ती है। तो बवाल हो गया कि अब डायरेक्शन फिर से निकालनी पड़ेगी। देखा जाए तो कुछ बवाल नहीं है, बार बार घूम फिर के बातें वही आ रही हैं। ठीक है, अब भी हम वही कहेंगे। ठीक है, आप खुद सोचिए, डायरेक्शन का भी झोल मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, लेकिन प्रोसेस है, तरीका है, तो मैं फिर से लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम लिख रहे हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on a point charge
placed in a uniform electric field. Placed in a uniform electric field. Got it? और कुछ नहीं करना है, सिंपल। अगर आपको थोड़ा सा याद हो पुराना वाला फंडा, तो आप देखो, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी फोर्स की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। सिंपल फैक्ट है, ठीक है। तो अलग से कोई गणित मुझे शो नहीं करनी, बस सिंपल मुझे इतना दिखाना है कि ऑन पॉजिटिव चार्ज direction of force will be along the direction of electric field intensity at that point। ठीक है, एक पॉइंट ये बन गया। दूसरा क्या है, ऑन नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है, विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो एक चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ये लिख लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आएगा तो उसके ऊपर फोर्स QE लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे डायलॉग के फॉर्म में बार बार बोलता हूं, फील्ड में रखे चार्ज पर फोर्स का फॉर्मूला F = QE होता है। फील्ड में रखे चार्ज पर फोर्स का फॉर्मूला F = QE होता है। ठीक है, यानी फोर्स के दो फॉर्मूले मिले तुम्हें। एक फॉर्मूला जब दो चार्ज दिए जाएं तो कूलॉम लॉ लगाना चाहिए। जब पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाए तो F = 1/4 Q/r²। लेकिन जब एक जगह की फील्ड दी है उसी जगह पे चार्ज रखा है तो फोर्स कैसे निकाला जाए, तो F = QE लगाया जाए। क्वेश्चन ये है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, सही से बनाया थोड़ा सा, ये x एक्सिस है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, E वेक्टर = 10 I कैप न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, दर्द डिस्को होने लगा होगा दिमाग में। ठीक है, और यहां पे इस जगह पर यानी ये P पॉइंट यहां पर है, इस जगह पे मान लीजिए -2 कूलॉम चार्ज रखा हुआ है। आपको फाइंड करना है, ये किस जगह, ये पोजीशन क्या है, ये x = 10 सेंटीमीटर में ले रहा हूं। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय -2 कूलॉम। ठीक है, ये हो गया। तो सॉल्यूशन पे आ जाऊं मैं। ठीक है, तो एक बात जो मुझे पल्ले पड़ रही है, ठीक है, तुमको वेक्टर फॉर्म में लिखा है लेकिन तुम्हें सॉल्व वेक्टर के हिसाब से नहीं करना है। करने को कर सकते हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्यों फर्जी में तुम्हें वेक्टर की तरफ धकेल दें जब तुम्हारी एक्सपर्टीज ही नहीं है उस तरफ। ठीक है, तो इजी तरीके से काम करते हैं। देखिए, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है वो दिया गया +10 I कैप न्यूटन पर कूलॉम। इससे दो बातें क्लियर होती है। पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलॉम है। दूसरा, जिसकी जो ये है डायरेक्शन इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, यानी मैग्नीट्यूड भी निश्चित है
और डायरेक्शन भी निश्चित है। यानी इसका मतलब दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो हम समझ गए कि ये मामला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ठीक है, यानी कि हर जगह पर वैल्यू भी फिक्स रहनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की और डायरेक्शन भी फिक्स रहनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? यानी हम ये कह सकते हैं कि इस P पॉइंट पर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? ओके, और इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? 10 न्यूटन पर कूलम। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? मैं फिर से बोलता हूं, यहां पे दिया गया बेटा +10 I कैप न्यूटन पर कूलम, तो 10 हो गया मैग्नीट्यूड और I कैप हो गई डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन पर कूलम है और जो डायरेक्शन है +I कैप यानी पॉजिटिव x डायरेक्शन है। यानी कि जो वैल्यू है वो हमेशा 10 रहेगी और जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव x में रहेगी। ठीक है, पॉजिटिव x ऐसे लिख लीजिए, बेटर रहेगा ऐसे। ओके, पॉजिटिव एक्स में रहेगी। इसका मतलब ना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है। ऐसी फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये जो चीजें हैं वो हर जगह आपको सेम मिलेंगी पूरे रीजन में। यानी हमें तो इस पूरे रीजन में सब जगह पे ऐसा है। इस पूरे रीजन में यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ हर जगह जहां भी खड़े हो जाओगे वहां तुम्हें ये चीज ऐसी ही मिलेगी। हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम और डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में। तो हमारा इंटरेस्ट किस पॉइंट में है? P पॉइंट में। तो हमने शो कर दिया अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अलग पेन से शो कर दिया। ठीक है, तो P पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में ही रहेगी और P पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम रहेगी। तो हमें P पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है? QP जो रहे -2 कूलम है। ठीक है, तो P पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उसे फोर्स निकालना है। तो गुरुजी ने अभी चिल्ला के बताया कि किसी फील्ड में रखे चार्ज पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर QE। ये फील्ड है, इस फील्ड में एक चार्ज रखा है, तो इस फील्ड के अंदर ये जो चार्ज रखा है इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। बहुत ध्यान समझिएगा, हम जल्दबाजी नहीं कर रहे। ये बेटा पूरी फील्ड है, तुम ये मत समझो कि कोने में लिखा है कहाँ फील्ड है, इतने में तो लिखा है, इतने में लिखा है मतलब ये पूरे रीजन के लिए लिखा है। ठीक है, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये 2 कूलम का चार्ज है माइनस में। तो फील्ड के अंदर जब चार्ज होता है तो क्या महसूस करता है? फोर्स। तो कितना फोर्स लगता है? F बराबर Q। समझ गए? तुम सॉल्व कर रहे हैं तो क्योंकि फोर्स P पॉइंट पे जो लगेगा वो P पॉइंट के चार्ज और P पॉइंट की फील्ड के मल्टीप्लिकेशन से निकलेगा। ये मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो फोर्स एट पॉइंट भी चार्ज कितना है? -2। वैल्यू -2 रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला विदाउट वेक्टर नोटेशन लिखा है, तो चार्ज की वैल्यू भी विदाउट साइन, मतलब हम प्लस भी लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है। समझ में आ गई बात? और EP की वैल्यू कितनी है? 10। कुल मिला कितने न्यूटन हो गया? 20 न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन। अभी आंसर आ गया? नहीं, अभी डायरेक्शन लिखना बाकी है। तो सुनिए, मैंने क्या सिखाया था डायरेक्शन के लिए? अगर चार्ज पॉजिटिव था तो अलोंग होती है डायरेक्शन, फोर्स और फील्ड एक ही अलोंग होते हैं। ठीक है, मतलब एक ही तरफ होते हैं। ठीक है, और इसमें नेगेटिव होने में क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। तो फील्ड तुम्हारा इधर है तो फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन। समझ गए? तो फोर्स इस तरह लगेगा, यानी टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो आप ऐसे फिर भी लिख सकते हैं, FP वेक्टर इज इक्वल टू 20 I कैप, लेकिन माइनस में 20 फोर्स है, -I डायरेक्शन है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। तो आप वेक्टर फॉर्म में आंसर अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, और स्केलर फॉर्म में आंसर लिखना चाहते हैं ऐसे लिखिए, दोनों ही ठीक है। छापना हो तो छापिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब पढ़ना है हम लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज से, डाई का मतलब दो से, पोल का मतलब टर्मिनल से, यानी एक ऐसी असेंबली जिसमें दो चार्ज दो टर्मिनल होते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज का टर्मिनल होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, पहले समझा देते हैं, ठीक है। चलो पहले लिख ही देते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ two equal and opposite point charges, equal and opposite point charges. It is a system of two equal and opposite point charges. दो equal and opposite point charges का सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे कंसीडर द सिचुएशन, फटाफट देखिए, यहाँ पे एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, यहाँ पे माइनस क्यू रख दिया, यहाँ पे प्लस क्यू रख दिया। कुछ लोग सोचेंगे सर जरूरी है इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, कोई कंपल्शन नहीं है, आप किधर भी किसी को रख सकते हैं। यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट लिया जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, ये सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, आधी दूरी का बिंदु है ये, ठीक है। तो ये अगर पॉइंट ए मान लिया जाए, ये पॉइंट बी मान लिया जाए, तो ये पॉइंट ओ हो जाएगा। क्यों माना जाता है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आधी लेंथ एल इतनी मानी जाती है और इसकी आधी लेंथ ये मानी जाती है, यानी डाइपोल का टोटल ज्योमेट्रिकल लेंथ 2l होता है, ठीक है। बट इसमें भी हल्का सा खेल है, खेल ये है कि ये हमेशा माइनस से प्लस की तरफ नापा जाता है, ठीक है। 2l ये जो लेंथ है टोटल, ये माइनस से प्लस की तरफ नापी जाती है। आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो कि ये इधर माइनस और इधर प्लस, ऐसे हो गया, ठीक है, ओके। तो ये यानी कि एक तरीके से एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो 2l एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब आगे की बात करते थे, इसकी दो पोजीशंस की बारे में बात करेंगे। एक पोजीशन होती है अगर कोई भी पॉइंट ले लिया जाए इसकी एक्सिस के अलोंग, चाहे इस तरफ और चाहे इस तरफ। अगर सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया है x, तो इस पॉइंट को कहा जाएगा एक्सियल पोजीशन, इसको एक्सियल पोजीशन कहा जाता है, या इसी को एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन कहते हैं। अगर इसके सेंटर से जाता हुआ, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें और इस पूरी लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट ले लें, सपोज मैंने y पॉइंट ले लिया, तो इसे इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, या इसको ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड ऑन पोजीशन कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो किसी किसी बुक में इसको tan है, वो इसको tan B पोजीशन कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत मतलब एकेडमिक स्केल पे बुक्स नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो डाइपोल क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है। अगर इनके बीच का गैप काफी कम हो जाए, यानी 2l की वैल्यू काफी कम हो जाए, तो इसे शॉर्ट डाइपोल कहा जाता है, ठीक है। यानी l की वैल्यू अगर मान लीजिए, मैं बताता हूं, यहाँ पे कभी कभी एक टर्म यूज किया जाता है शॉर्ट डाइपोल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट डाइपोल? पहली बात, शॉर्ट हम किसी चीज को कब कहेंगे, हम किसी चीज को छोटा कब कहेंगे, जब हमारे दिमाग में कंपैरिजन होगा किसी दूसरी चीज से। हम किसी चीज को भी छोटा या बड़ा कब कहते हैं, जब हमारे दिमाग में किसी चीज से कंपैरिजन करने की बात होती है। आप थोड़ा सा नहीं सोचें तो मन में सोचिएगा कि जब हम किसी चीज को छोटा कहते हैं तो हमारे दिमाग में कोई इमेज होती है जिसके कंपैरिजन में हम छोटा उसको ले रहे होते हैं। तो कोई भी चीज हमेशा छोटा या बड़ा रिलेटिवली होता है। तो यहाँ पे होगा क्या, क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, एक्सियल पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो आपका जो पॉइंट होगा एक्सियल पोजीशन वाला, उसकी कोई ना कोई डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ डाइपोल से, ठीक है। और अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे पॉइंट है तो उसकी भी सेंटर से कोई ना कोई डिस्टेंस होगी। आई बात समझ में? तो अगर ये R के कंपैरिजन में ये L काफी छोटा हो, तब हम कहते हैं क्या, कि डाइपोल शॉर्ट है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे लिख दें तो कंडीशन ऑफ शॉर्ट डाइपोल, कंडीशन ऑफ
शॉर्ट डाइपोल, तो माय डियर शॉर्ट डाइपोल पैदाइशी नहीं होता है, डाइपोल जो शॉर्ट होता है वो उसका कंपैरिजन होता है कि हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो कितनी दूरी पर है, और वो दूरी डाइपोल की लेंथ के कंपैरिजन में बड़ी है या ज्यादा है। अगर दूरी ज्यादा है और एल कम है तो शॉर्ट डाइपोल, नहीं है तो काहे का शॉर्ट। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया। तो कंडीशन फॉर शॉर्ट डाइपोल ये है कि एल की वैल्यू काफी कम हो इन कंपैरिजन टू आर। ये बात ध्यान रखेंगे, मैथमेटिकल कंडीशन है, ये यूज करनी पड़ेगी हमको। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। ठीक है, तो हमारे पास अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये हमारा पॉइंट है आज का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये भैया बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन या इसकी डायरेक्शन जरूर पूछी जाती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली होता क्या है? ठीक है, तो अगर आप इसका फॉर्मूला समझ लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अभी डेफिनेशन लिखता हूं लेकिन पहले ही हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर दोनों चार्ज में से कोई भी एक चार्ज ले लिया जाए, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, हमें उसके धन और ऋण से कोई मतलब नहीं, यानी उसके पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है हमारा, और हम जो उसकी सेपरेशन है, कौन सी सेपरेशन? माइनस से प्लस तक की जो सेपरेशन है, यानी वेक्टर से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ रहे हैं? दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, किसी का भी ले लोगे बात बराबर आएगी, और उनके बीच का सेपरेशन अगर 12 है तो उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी निकल के आती है वो क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये जो P मैंने लिखा है यहाँ पे, इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है मैं बोलता हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द टू चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेंशन करना पड़ेगा कि आप दो चार्जेस कहां के ले रहे हैं, ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जब आप डेफिनेशन में लिखते हो कि फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो आप डेफिनेशन में क्लियर कर रहे होते हो कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है। क्यों डायरेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 12 तो हो गया भैया वेक्टर, चार्ज हो गया स्केलर, और वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करने में क्या आता है? वेक्टर। ठीक है, आई बात समझ में? वेक्टर इनटू स्केलर इज अ वेक्टर, वेक्टर अपॉन स्केलर इज अ वेक्टर। वेक्टर अपॉन में तो कभी आता ही नहीं है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अब इतना तो क्लियर हो गया कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर है तो डायरेक्शन किधर होती है? तो आप अंधेरे नहीं है, साफ साफ देख सकते हैं, ये मॉड है। मॉड मतलब प्लस, इस Q को प्लस रखो माइनस रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मॉड लगा हुआ है, यानी ये प्लस है। और हम कल से चिल्ला रहे हैं कि किसी वेक्टर में किसी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया वेक्टर आता है वो भी उसी डायरेक्शन में आता है, यानी जो डायरेक्शन 12 की होती है वही डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की होती है। आई बात समझ में? तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, बाय द वे मुझे इतना स्ट्रेस नहीं करना चाहिए डाइपोल मोमेंट के ऊपर, क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ते हैं फिजिक्स के कंपैरिजन में। ठीक है, और केमिस्ट्री में भी डाइपोल मोमेंट बहुत बार था इन द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, और पोलैरिटी वगैरह इसी से डिसाइड करी जाती है। किसी भी अगर थोड़ा सा अगर केमिस्ट्री ज्ञान मेरा गलत नहीं हो रहा है तो किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अगर ये चेक करना है कि वो पोलर है या नहीं पोलर है, तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट देखा जाता है। अगर मॉलिक्यूल में नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है तो नॉन पोलर होता है, और अगर उसमें डाइपोल मोमेंट थोड़ा बहुत आ रहा है तो वो पोलर है। अगर ज्यादा बहुत आ रहा है डाइपोल मोमेंट तो बहुत पोलर है, जैसे कि पानी।
ठीक है, वाटर हाईली पोलर है, खैर कोई बात नहीं, केमिस्ट्री ज्ञान संपन्न हुआ, इतने में इतना ही मिलेगा सिर्फ, ठीक है। अब यूनिट की बात करता हूं मैं, एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट ऑफ पी अगर निकालेंगे हम, तो क्यू का यूनिट होता है कूलॉम, कूलॉम का सी कैपिटल होता है, 2L का, 2 का कोई यूनिट नहीं है, L का यूनिट है मीटर, तो कूलॉम मीटर। कृपया गलती से सी छोटा ना बना दें, नहीं तो सेंटीमीटर हो जाएगा वो। आई बात समझ में? तो कूलॉम मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ डेफिनेशन, स्टेटमेंट ऑफ डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is defined as the product of magnitude of one of the two charges and separation between them from negative charge to positive charge। नेगेटिव पॉजिटिव पूरा कायदे से लिखिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी शुरुआत में ही डेफिनेशन में मेंशन कर दिया कि हम डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए सारी चीजें अंडरस्टूड है कि किन चार्जेस, किन दो चार्जेस की बात हो रही है, क्यू पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन है। बाय द वे हम लोगों का वेक्टर का 36 से आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है। तो हम लोग जब डाइपोल मोमेंट के बारे में लिखते पढ़ते हैं तो हम लोग स्केलर फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। तो हम स्केलर फॉर्म की बात करते हैं, अगर इन स्केलर फॉर्म क्या हो जाएगा, P बराबर Q इंटू 2L हो जाएगा। आई बात समझ में? वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला विदाउट वेक्टर नोटेशन लिखा है, चार्ज की वैल्यू विदाउट साइन, राइट। और आपको क्या मिलेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन अलग से लिखनी पड़ेगी। तो नीड टू राइट डायरेक्शन सेपरेटली, ठीक है। तो डायरेक्शन किधर होती है, दोबारा लिख दे रहे हैं फिर से। तो डायरेक्शन का मेथड क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करा देते हैं कि आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाए, ठीक है। ये वाला सॉल्व कर दें हम। अच्छा वाला सवाल करेंगे, चलो ठीक। क्वेश्चन ये है, हम ये मान के चलते हैं कि आपको सारे बेसिक्स आते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। पाणे जी सोच रहे होंगे क्वेश्चन आता नहीं कि इनका XYZ बन जाता था, ठीक है। वैसे हमारी बैंड बजी बड़ी है, ठीक है। चलिए, ये है -2Q, ठीक।
उससे 12 दूरी पर, 12 दूरी पर, ठीक है, या 12 दूरी कह दो, या ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, यहाँ पे x इक्वल टू 12 है और यहाँ पे y इज इक्वल टू 12 है। इस जगह पे जो पॉइंट, यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है वो प्लस Q रखा है और यहाँ जो चार्ज रखा हुआ है प्लस Q रखा है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हमारे पाणे जी सोच रहे पढ़ाते कुछ पूछते कुछ समझ में नहीं आता है। जब पढ़ाते तब तो आसान आसान लगता है, जब सवाल सामने आता है तो उसका रवैया ही बदल चुका होता है। जब तक थ्योरी चलती तब तक तो माँ जैसा लगता है, जैसे न्यूमेरिकल आ जाता सौतेली माँ हो जाता है। पीछे क्यों पढ़े? आगे पढ़े बेटा, गौर से देखो। खड़े खड़े खड़े। हाँ देखिए, अब सॉल्व करते हैं इसको। वास्तविकता ये है बस कि 2√2 है। टू रूट टू QL शायद, हाँ देखते हैं। ऐसे लगा दिए, सॉल्व नहीं किया। हाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, चिंता मत करिए। देखिए पहली चीज ये -2Q है, इसको आप अगल बगल तोड़ के दो ठो -Q मान सकते हैं। ठीक है, मतलब इमेजिनेशन में आपको ये लेके चलना है कि अगर आपका ये मान लेते हैं y एक्सिस, ये मान लेते हैं x एक्सिस, ये मान लेते हैं z एक्सिस, ये ओरिजिन मान लेते हैं, तो एक -Q आप यहां ले लीजिए, ठीक है, +Q यहां ले लीजिए और एक -Q नीचे लिख लीजिए, मतलब है यहीं पे ही, दोनों पॉइंट यहीं पे ही, और एक यहां ले लीजिए, कोई दिक्कत? ठीक है, तो जो डाइपोल मोमेंट आपका आएगा इसका, वो माइनस से प्लस की तरफ होगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और इधर जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी माइनस से प्लस की तरफ होगा। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट है ना, माइनस से प्लस तरफ होता है डाइपोल मोमेंट, इसका भी माइनस से प्लस तरफ होता है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा उसको मैं P1 ले लेता हूं। चलो कितना होगा ये भाई, ये लेंथ टोटल 12 लिखी हुई ना, तो अंडरस्टूड हो गया कि ये कितना हो गया, बीच का दूरी 12 दे दिया गया है कि नहीं, इट इज अंडरस्टूड। और यहां से यहां तक भी कितना हो गया, ये 12 हो गया, ये भी अंडरस्टूड हो गया। ठीक है, तो ये P1 हो और याद ये P2 हो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, Q इंटू 12 आएगी। समझना बात को, ठीक है, तो P1 बराबर Q इंटू 12 किस तरफ, along पॉजिटिव x, डरिएगा नहीं, ये बिल्कुल वही है जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको सिखाया था। यहां पर एक ही बिंदु पे दो डाइपोल मोमेंट काम कर रहे हैं, और जब एक ही बिंदु पे दो वेक्टर काम करते हैं तो क्या लगाया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या वेक्टर सम, जिसे किससे करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से। ठीक है, तीसरी बारी बात बताने जा रहा हूं, आपको हमेशा के लिए आदत पड़ जानी चाहिए कि एक ही जगह पे कई वेक्टर जब काम करते हैं तो ये मजबूरी करना पड़ता है। सबसे पहले उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने पड़ते हैं दोनों के, तुमने निकाला, अगर ये यहाँ पे वेक्टर कौन है, डाइपोल मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, और अच्छाई सिर्फ इतनी है कि हमने क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दी आपको, फॉर्मूला ही वैल्यू बन गया। ठीक है, अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन हो गई, कोई दिक्कत? एंड इसी प्रकार P2 भी कितना हो जाएगा, Q इंटू 2L, क्योंकि यहां भी Q है और डिस्टेंस बीच की कितनी है, 2L है, बट डायरेक्शन किधर है, along पॉजिटिव y डायरेक्शन, पॉजिटिव y एक्सिस। कोई दिक्कत? ओके, गुरुजी ने क्या सिखाया था कि जब एक ही जगह पे दो वेक्टर काम करें तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना, यानी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से सॉल्व करना। इसके पैरेलल एक डॉट डॉट लाइन, इसके पैरेलल एक डॉट डॉट लाइन, तो ये क्या शो करेगा, P नेट।
और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो गया बताओ? 90 हो गया। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कितना है थीटा? 90, यानी इतना तो जीरो हो गया तुरंत। रिजल्टेंट की जगह क्या लिखेंगे? p नेट, a की जगह p1 का स्क्वायर, b की जगह p2 का स्क्वायर, p1 p2 है तो बराबर, तो p नेट बराबर अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ किसी एक का भी स्क्वायर कर दो, q इंटू 2l का स्क्वायर, तो q इंटू 2l बाहर आ जाएगा, आसानी से हो जाएगा ये तो। ठीक है, तो p नेट जो है वो 2 रूट 2ql आ गया। क्या आंसर आ गया? डायरेक्शन लिखना बाकी है। और ये तीसरी चौथी बार हो रहा है। फिर देखिए यहां फिर से एक बार दोनों वेक्टर बराबर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर से पास होगा, तो ये कितना एंगल बनेगा इसका? ध्यान से देखना, शीशा इधर होने वाला है। तो कितना हो गया ये? 45 डिग्री। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कह दो। पॉजिटिव एक्स से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, यानी at 45 डिग्री in anti-clockwise sense, anti-clockwise sense from positive x axis। समझ गए? ये वाले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इस तरफ, ये वाले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला तो पी नेट आ गया। पी नेट निकालने का मतलब था कि रिजल्टेंट निकाला था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया, थीटा 90 था तो ये टर्म 0 हो गया, अंडर रूट p1 का स्क्वायर और p2 का स्क्वायर, p1 p2 दोनों 2ql हो जाएंगे, वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, बोर्ड एग्जाम में इसका डेरिवेशन आता है, हर 2 साल में रिपीट होता है, तो मे भी हो सकता है इस साल फिर से आ जाए। अब शुरू करते हैं एक्सप्रेशन फॉर, मतलब डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन फॉर, डेरिवेशन करना है सीधे। ठीक है, पहले तो मैं एक्सप्रेशन से बता देता हूं। ठीक है, पहले समझिए कि हमें आखिर करना क्या है, क्या डिराइव करने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो पहले मैं एक्सप्रेशन ही लिख देता हूं। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। कल मैंने शॉर्ट को भी एक्सप्लेन कर दिया था, शॉर्ट कब होता है, क्यों होता है। ठीक है, जिन लोगों ने कल का क्लास अटेंड नहीं किया था वो कृपया हमको मैसेज कर देंगे तो हम लिंक भेज देंगे, हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल in number 1 axial position and number 2 equatorial position। पहले तो आपको डायग्राम पता होना चाहिए। क्या है डायग्राम? हाँ भैया का आजमा खराब हो गया है, तो ये हो गया डाइपोल। ठीक है, चलो छोटा वाला बनाना है, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा बड़ा खींचना पड़ेगा, तो भावनाओं को समझिए। ठीक है, ये है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल। ठीक, और समझाओ तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ये ऐसे समझ में आ जाता है। तो ये डाइपोल है, कैसे डाइपोल है? अभी का डाइपोल हुआ, अब डाइपोल होगा माइनस क्यू ये प्लस क्यू ये। ठीक है, और इसके सेंटर से समझिए ना, मतलब ये बहुत दूर है, वेरी फार, वेरी फार। ठीक, मतलब इसका जो एल है, ये एल
सेंटर से चार्ज तक का डिस्टेंस जो है, वो सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है, उसमें बहुत जमीन और आसमान का फर्क है, ठीक है, ग्राउंड एंड स्काई, वेरी हाई, वेरी हाई, ठीक है। तो आर बहुत ज्यादा है, एल बहुत कम है, इसलिए डाइपोल नुन्नू मुन्नू कहा जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। क्यों? तिवारी जी बावले हो गए हमारे, सह नहीं पा रहे, नो, खैर कोई बात नहीं। हाँ, इसीलिए कहते हैं कायदे से फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। मतलब जब एक पॉइंट चार्ज की वजह से करते हैं, ये तो कहिए अभी आप आगे नहीं बढ़े हैं, वैसे हम आगे तक का ही बता देते हैं। एक चार्ज में जब एक चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो आर में स्क्वायर लगता है, जब दो हो गए तो क्यूब लगता है, और बढ़ेंगे तो पावर और आगे से बढ़ती है, क्वार्टर पोल और भी कई सारे पोल होते हैं, वो छोड़ दीजिए, उससे उतनी दूर तक आपको जाना नहीं है, ना आप जाना चाहेंगे मेरे हिसाब से। तो भैया डाइपोल मूवमेंट का दिशा किधर होता है? माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, रो नहीं बेटा, ठीक है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग डाइपोल मूवमेंट होता है इस पोजीशन में। यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इधर तो लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ये आई बात समझ में? इसको क्या बोलेंगे? अलोंग डाइपोल मूवमेंट, समझ गए? तो एक डाइपोल की वजह से किसी ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए जो इसकी एक्सिस पे हो और बहुत डिस्टेंस पे हो, तो इस डिस्टेंस के मुकाबले ये डाइपोल शॉर्ट कहा जाएगा। इस स्थिति में इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, जहां P फॉर क्या होता है? पायरेट डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। हमारे सिलेबस में दो डाइपोल मूवमेंट है, एक बिजली वाला, एक चुंबक वाला। 1,500 नहीं दिया ना, इस वजह से हाँ, इलेक्ट्रिक नहीं बोल पाया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, दो डाइपोल मूवमेंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, P का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, समझ गए? ये मिला मैग्नीट्यूड और ये रहा डायरेक्शन, ठीक है। चाहो तो हम साइड में लिख दे रहे हैं अलोंग डाइपोल मूवमेंट, ठीक। अब आते हैं इत्थे, फिर से देखिए, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और इसके सेंटर से क्या है? आर बहुत दूरी है, कहां है? बहुत दूरी, कहां है? बहुत दूरी। तो ये एल है, ये ओ है, ये एल है, और डाइपोल मूवमेंट किधर से किधर होता है? माइनस से प्लस की तरफ, आई बात समझ में? ठीक है। तो ये है पी पॉइंट, पी पॉइंट काफी दूरी है, यानी डाइपोल इस लेंथ के कंपैरिजन में शॉर्ट हो गया, ठीक है। लंबाई जो डाइपोल की है वो कम है इन कंपैरिजन टू दिस लेंथ, दैट्स व्हाई यहां पे शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी आती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, ठीक है, ठीक है, ओके। अब अगर डाइपोल मूवमेंट का दिशा इधर है तो इसका दिशा इधर है, आई बात समझ में? यानी अपोजिट टू द डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। यानी इसको लिखेंगे अपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट, आई बात समझ में? तो इन दोनों बातों को जोड़कर कवि ये कहना चाहता है कि अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सियल पोजीशन में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे उतना ही नहीं आता है, दुगना आता है, ठीक है। मतलब इसके वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका वाला आ पाएगा, एक्सियल वाले के बराबर आ पाएगा, लेकिन माइनस में, अपोजिट डायरेक्शन है ना, क्लियर? ठीक। तो अब हमारे सामने चैलेंज है इसको और इसको प्रूव करना, एक घंटा चैलेंज है, कोई मतलब नहीं है। अगर आप डाइपोल को सही दृष्टि से देखें, ठीक है, आपकी नजरें खराब नहीं होनी चाहिए।
अगर आप अच्छी दृष्टि से देखेंगे तो आपको डाइपोल डाइपोल जैसा दिखेगा ही नहीं। कैसा दिखेगा? सिस्टम ऑफ टू आपको दिखेगा कि डाइपोल नहीं है, सिर्फ दो चार्ज है और इन दो चार्ज की वजह से तुमको एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये तो सिखाया था लास्ट टाइम पे भाई। जब एक चार्ज एक पॉइंट पे लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्या फॉर्मूला लगता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। याद आया? उसके बाद हमने कहा जब एक ही पॉइंट पे कई सारे चार्ज एक साथ अटैक कर दे तो क्या करना पड़ेगा? फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहां भी यही करना है। देयर इज नथिंग अनोखा, समझ रहे हैं? कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कुछ अनोखा नहीं कर रहे हैं, बस सिंपली क्या करना है, अगर आप इसको ऐसे सोचिए कि आपको डाइपोल की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इसकी जगह पर यह सोचिए कि हमें दो चार्ज हैं उनकी वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो ये ज्यादा आसान हो गया। मतलब ये आपका पढ़ाया टॉपिक हो गया। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। जो लोग छपाई कर रहे हैं क्या वो कर चुके? चलिए, तो अब लोग डेराइव करेंगे। तो यहां थोड़ा सा छोटा सा लिख दे रहे हैं, डेरिवेशन फॉर दी, बाकी सही लिखा है, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, सबसे पहला काम, कंसीडर द सिचुएशन। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है आप देख ही रहे, पहले बना दिया। ठीक, अब यहां से जरा थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लो। ये R माइनस एल हो जाएगा, नहीं होगा का होगा, और ये R प्लस एल हो जाएगा, नहीं होगा का हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का कतई, बहुत आराम से ओले ओले इसको समझिए, वो बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा और मुझे नहीं लगता कि रटना पड़ेगा। जितना आपको आता है आपको सिर्फ उतना ही करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो दिखाई दे रहा है, डायग्राम बनने में भी कोई पेन नहीं है, बस मेरा थोड़ा सजेशन ये है कि आदत डाल लीजिए कि माइनस क्यू इधर ही शो करिया करिए, प्लस क्यू इधर ही शो करिया करिए। ठीक है, अच्छा, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बच्चे नए हैं जो पहली बार ये डेरिवेशन कर रहे हैं वो थोड़ा सा, गुरुजी ने प्लस माइनस इधर प्लस इधर करके बताया, ठीक है, आपका दूसरी तरीके से आपने दूसरे तरीके लिख दिया, तो बीच में जब स्टेप मिसमैच होंगे ना आपके, जो आप रट के गए हो घर से, वो जब आप खुद कर रहे हो पेपर के टाइम में स्टेप मिसमैच हो जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, या तो इतना मेच्योरिटी से आप काम करें। ठीक है, इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि आप जैसा हम बता रहे हैं फिलहाल वैसे ही प्रिपेयर करिए, जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप कैसे भी कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने एक डाइपोल बनाया, ये माइनस क्यू ले लिया, ये प्लस क्यू ले लिया। एक्सियल पोजीशन होती है तो हमने एक्सिस के अलॉन्ग एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, इतना दूर दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये केवल समझाने के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, अच्छा, ठीक, डिस्टेंस डाइपोल की कहां से लेनी है? सेंटर से। तो सेंटर से इस क्यू तक L और सेंटर से इस क्यू तक L और सेंटर से इस पॉइंट तक की R। ठीक है, अब क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे निकालनी है पूरे डाइपोल की वजह से, तो हमने क्या कहा कि डाइपोल को कैसे देखिए, ऐसे देखिए कि हमें दो चार्ज की वजह से निकालनी है, तो हर चार्ज से डिस्टेंस पता होनी चाहिए उस पॉइंट की। तो हमने पूरा R है उसमें से L घटा दिया तो R माइनस L, तो इस चार्ज और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आ गया। फिर यहां से यहां तक R है और आगे यहां पे L है, तो R प्लस L, इस चार्ज और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आ गया। ठीक, अभी फिगर बन गया। अब क्या है, हमको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि दो चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। ठीक है, पहले वाले पे थोड़ा जोर दे दीजिए, दूसरा वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सिखाया था आपको कि अगर दो चार्ज की वजह से, तो सबसे पहले क्या करो, दोनों चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे कितनी फील्ड है वो निकाल लो, है कि नहीं? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड P पर किसकी वजह से? A की वजह से पहले निकालना। फॉर्मूला क्या होता है? एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर जो फील्ड आती है कितनी आती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, रिस्पॉन्सिबल चार्ज। कौन किसकी वजह से निकाल रहे हो? A की वजज से। समझ में आ रहा है ना? जब एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे निकालते हैं तो 1/4 पाई नॉट Q अपॉन R स्क्वायर लगता है। ठीक, Q कौन सा लेना होता है? वो वाला जिसकी वजह से कर रहे हो। तो P पर A की वजह से कर रहे हो, तो यहां पे कौन सा चार्ज है?
माइनस क्यू। क्या माइनस रखेंगे? नहीं नहीं रखेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला है और काम किस में करना चाह रहे हैं? स्केलर फॉर्म में, तो साइन नहीं रखेंगे। फिर P से A तक डिस्टेंस, R क्या होता है? जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं और जिस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं उनके बीच का गैप कितना है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पूरा हो गया। घंटा, डायरेक्शन लिखो। ठीक, डायरेक्शन, डायरेक्शन अल्लो यहाँ तो कुछ रखा ही नहीं, कोई बात नहीं, हम रख लेंगे। जिस जगह पर कोई चार्ज नहीं रखा वहां पे डायरेक्शन प्राप्त करने के लिए हम स्वयं वहां पे एक धन चिन्ह लगा देंगे। धन चिन्ह मतलब पॉजिटिव साइन, ठीक है। फिर ये देखो, ये माइनस है और फिर यहाँ पे क्या देखेंगे? फोर्स की डायरेक्शन, ठीक। ये माइनस क्यू इस प्लस चार्ज को क्या करेगा? और हाँ, तो संडे पड़ गया ना बीच में, ठीक है। तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये डायरेक्शन हो गया फोर्स का। तो फोर्स एट P ड्यू टू A, ठीक है। पॉजिटिव पे जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही फील्ड का डायरेक्शन होता है, तो समझ गए? ओके, तो डायरेक्शन किधर हो गया बताओ? क्या लिखूं? सटा, अपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट। ये हो गया अपोजिट टू P, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से EPB नहीं निकाल लोगे, P पर B की वजह से, दोनों चाहिए। फिर वही बहानी, क्योंकि एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे निकालना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रिस्पॉन्सिबल चार्ज प्लस क्यू है, प्लस भाड़ में गया, हमसे क्या मतलब, ठीक। फिर चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? R माइनस L, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। डायरेक्शन, डायरेक्शन ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस प्लस को भगा देगा। तो P पर B की वजह से, समझ गए ना? जो जिधर फोर्स उधर ही फील्ड। तो किधर हो गया? along डाइपोल मोमेंट, ठीक। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा बना दिया, थोड़ा छोटा बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? है? जगह बहुत है, टोपा है। हाँ, वेक्टर के नियमानुसार ये चार्ज ज्यादा नजदीक है B वाला, ये ज्यादा फील्ड लगाएगा, इसलिए एरो बड़ा बनाया है दादा। जगह बहुत नहीं है, वहां तो उसका मकान खड़ा करना है हमको। मेरे कंधे बंदूक रख के चला रहा है, ठीक है, समझ में आया? तो ये डायग्राम पे शो किया है केवल इस वजह से, ताकि आपको क्लियर रहे कौन बड़ा कौन छोटा। वैसे जो लोग गणित अच्छे से समझते हैं वो देख रहे होंगे दोनों एक्सप्रेशन में ये डिनोमिनेटर छोटा है इसमें, इसका मतलब ये वाला आइटम बड़ा होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी ये छोटा होता है। ये बनाया नहीं जाता है, क्या समझाने के लिए बना रहा, ठीक है। ठीक है, रोना नहीं बे, ठीक है। बात समझ में आया? तो चाहे इससे समझ लीजिए एरो से और चाहे वैल्यू समझ लीजिए, ठीक। अब आप देखिए दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर काम कर रहे हैं, तो वो प्रिंसिपल गुड। चलो, बड़ा भावुक पल है ये, इमोशनल। ओ माय गॉड, तिवारी जी को समझा पाए हम। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पूरा लिखने से बेटर है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ही ये बात निकल के आती है कि जब दो वेक्टर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो बड़े वाले में छोटे वाले को लुढ़िस कर दिया जाता है, सबट्रैक्ट कर दिया जाता है, समझ गए ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर चाहिए, तो बड़ा कौन? EPB, छोटा कौन? EPA, समझ गए? वैल्यू पुटपुटा दें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। EP इज इक्वल टू EPB कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस
1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। EP बराबर कितना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन हो गया 1 अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। उसके बाद EP इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये फिर ये अर्थात वो समझ गए ना। उसके बाद नीचे R माइनस एल R प्लस एल है A माइनस बी A प्लस बी, ठीक है। और ऊपर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उल्टा करना है। इधर नहीं है तो बना दो, इधर है तो हटा दो। बताते हैं, समझो। मतलब ये तुम लोग समझते नहीं हो। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो A प्लस बी और A माइनस बी, जब प्लस करेंगे तो L से L रिड्यूस हो जाएगा 2R हो जाएगा। और जब A माइनस बी करोगे तो R रिड्यूस हो जाएगा 2L हो जाएगा। तो यहाँ पे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को A प्लस बी A माइनस बी से सॉल्व किया। यहाँ ऑलरेडी A प्लस बी A माइनस बी है, तो इसको A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लो तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का, ठीक। आगे बढ़े, बढ़ रहे हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे मुझे भी कुछ देखा लग रहा है। जी 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 है ना, क्या ये हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे गुप्ता जी को याद आ गया। P बराबर Q इंटू 2L, इस वजह से EP बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR। तो ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया कि 2R पहले से ही है और Q इंटू 2L JP हो गया। और नीचे उसकी अधिकतम पावर कॉमन कर लो जो बड़ा है। कौन बड़ा है? R बड़ा है। R और L में कौन बड़ा है? R बड़ा है। उसकी अधिकतम पावर कॉमन कर लीजिए। तो R का स्क्वायर कॉमन करने चलोगे तो पावर 4 बाहर आएगी। जो गणित के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत बड़ी चीज बता दी। हाँ ये करने के लिए दिया जी काउंट करवा को जमीन पे पकड़ के लेटे नहीं, चीटिंग हमको बढ़िया वाला लाना था। ठीक समझ गए। तो R का स्क्वायर निकाल लेंगे बाहर, R की पावर 4 आ जाएगा। तो एक R से एक R काट देंगे तो R क्यूब बचेगा, ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये तो सब होता रहता है। यहां मेन मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि L काफी छोटा था R से पहले से। मैंने बोल दिया था डाइपोल शॉर्ट है। कहा है? शॉर्ट। अगर इसका स्क्वायर कर लिया जाए तो L स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से, नहीं हो जाएगा। अरे भाई 1 और 6 में काफी गैप होता है, स्क्वायर कर दो तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का 36, डिफरेंस बड़ा नहीं हो गया? हो ना। मतलब जब L R से काफी छोटा है तो अगर दोनों को टर्म्स का हम स्क्वायर कर देंगे तो डिफरेंस और बड़ा हो जाएगा। तात्पर्य ये है कि जो आइटम लिखा है यहाँ पे R स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इसकी वैल्यू लगभग कितनी हो गई? 0, क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया L स्क्वायर, उसके कंपेरिजन में R स्क्वायर खूब बड़ा हो गया। बचपन में आशीर्वाद देते थे खूब बड़े हो जाओ, ये खूब बड़ा हो गया, समस्या क्रिएट कर दिया। तो ये 1 माइनस 0 इज 1 माइनस 0 इज 0। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो हेंस EP इज इक्वल टू, सब ठीक हो जाए बेटा, तुम लोग बहुत तरक्की करोगे। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब,
और नीचे वाला आइटम तो पहले सपोर्ट दिया हमने, 1 माइनस 0 हो गया ना, 1 माइनस 0 इज 1। तुम लोग बस चले इनफाइनाइट निकालते हो। ठीक है, तो 1 माइनस 0 इज 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू आर क्यूब इज आर क्यूब। कुल मिला के आंसर हमारा आ भी गया। अब रह गई बात काहे की, डायरेक्शन। देखो अंधेरे नहीं हो, साथ साथ देखो, ये बड़ा वाला आइटम, ये छोटा वाला आइटम, जब सब ट्रैक होगा तो बचेगा किधर, बड़े वाले आइटम की तरफ। नहीं समझे? ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन अलोंग द डाइपोल मूवमेंट हो गया, अलोंग डाइपोल मूवमेंट। बूझे? चलो बोल ही नहीं रहा। चलिए, तो अब सेकंड केस में आ जाते हैं। डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। स्वाहा। तो कंसीडर द सिचुएशन, देखो ये माइनस क्यू है, फिर ये प्लस क्यू है, और ये बहुत जोर से सेंट्रल पॉइंट है। ये एल है, यहां भी एल है, उसके बाद ये धूम बनाना, अर्थात ये दूर का पॉइंट है, इतना दूर नहीं बनाएंगे, थोड़ा पास लेके आएंगे। ठीक है, ये आर है, शांत, ये आर हो गया, ये एल हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। ठीक, अब वही करना है जो हमारे दिमाग में है। ठीक, क्या दिमाग में भाई, दो चार्ज एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक डाइपोल की वजह से। सोचने मजबूर कर रहा है, क्या दिमाग में है। ये डाइपोल मूवमेंट हो गया माइनस क्यू से प्लस क्यू में, समझ गए? देखो, तो माइनस क्यू ये है, प्लस क्यू ये सेंटर है, ये एल है, और आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, अब दो चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, डायग्राम बनाने में आसानी होगी इस वजह से। अब क्या करना है, पहले हम लोग जरूरत क्रिएट करेंगे। पहले प्यास लगनी चाहिए, उसके बाद कुआं ढूंढा जाएगा। कुआं खोदा नहीं जाएगा, आदमी खत्म हो जाएगा। खैर चलिए, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालनी पड़ेगी, और इसकी वजह से भी निकालनी पड़ेगी। तो एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रिस्पांसिबल चार्ज विदाउट साइन क्यू। ये गड़बड़ हो गई। अब इस ए पॉइंट है, रुक जाओ, ये बी पॉइंट है। अब इस चार्ज से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए। बाय द वे, इतना गणित तुमको आता होगा, बाय गोरा काला थ्योरम, वही पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए ना? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, समझ गए? इन दोनों के बीच की दूरी ये है, इसका स्क्वायर से छाता फट जाएगा। अब आवश्यक है डायरेक्शन पता करना। पानी फटा जा रहा, उसके पास एक ही था ना। शांत रहो। ये प्लस हो गया, ठीक है। क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन निकालनी है। तो जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन निकालनी होती है, उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन मान लेते हैं। तो ये माइनस है, ये प्लस है, इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। भैया यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मजाक वाले मोड से बाहर आ जाइए, क्योंकि इस जगह पे आपको एक अलग चीज लगानी है। ठीक है, मतलब लगाना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ये तो पता है मुझे। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगाएंगे। अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीका बताते हैं। फिलहाल हम आपको सिंपलेस्ट वे बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, जो बचा ये एक्सप्रेशन है,
डायरेक्शन भी तो लिखनी पड़ेगी। डायरेक्शन में आप देखिए ये जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, डाइपोल मोमेंट इधर है, तो इस केस में आप अलोंग द डाइपोल मोमेंट अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट ये नहीं लिख पाएंगे। तो फिलहाल डायरेक्शन को ऐसे लिख लो फ्रॉम P टू A, ठीक है। तो फ्रॉम P टू A ये हो गया। एंड इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड P पर B की वजह से निकालनी पड़ेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए डायग्राम कुछ लोग रट्टा मारते हैं, मैंने क्या बोला, पहले आपको डिमांड क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी डायग्राम अपने आप बनता चला जाएगा, भरता चला जाएगा, ठीक है। आप अगर डायग्राम रट्टा मारने का प्रयास करेंगे तो इसका मतलब यही है कि आप डायग्राम रट रहे हो, आप डेफिनेशन रट रहे हो, डेरिवेशन रट रहे हो, अल्टीमेटली निकाल रहे हो, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P पर B की वजह से B का चार्ज प्लस Q है, प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है, फिर दूरी होती है बीच की। अब बीच की दूरी इधर भी वही होगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का और स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। आप किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन की B टू B। तो अब ये प्लस है, ये प्लस है, ये इसको धकिया देगा, B टू B है ना। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, थोड़ा ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड P पर B की वजह से डायरेक्शन किधर किधर होगा, देखो B से P की तरफ, फ्रॉम पल्ले पड़ा, ठीक। 20% काम हो चुका है। अब थोड़ा समस्या है, समस्या क्या है कि यहाँ पे एंगल कितना है वो क्लियर नहीं है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन में R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा तब अच्छा होता है जब थीटा पता होता है, यहाँ दिक्कत है। तो कंपोनेंट तरीका होता है, ठीक है। एक चीज जोड़ लीजिए अपने ज्ञान में कि अगर R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर एंगल मान के कंपोनेंट करना ही उपचार होता है, ठीक है। इतना तो याद रख पाओगे। तो यहाँ पे EPB और EPA के बीच का एंगल नहीं पता है तो हम एंगल एज्यूम करके कंपोनेंट कर देते। कंपोनेंट नॉर्मली किस डायरेक्शन में होते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये तो कोई नई बात नहीं है। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मान लिया एक्स डायरेक्शन वाली, ठीक, और थीटा एंगल ये मान लिया। हम थीटा हटा देंगे आखिरी में, टेंशन नहीं है, हम फिजिक्स के सारे सिद्धांतों का पालन करते हैं, करेंगे, ठीक है। हम अपनी तरफ से जो भी वेरिएबल जोड़ेंगे उसको हम आखिरी में सर्वनाश कर देंगे, उसका वो नहीं होगा वहां पे, ठीक, थीटा नहीं आएगा, ओके। तो देखिए इसका कंपोनेंट करते हैं भैया, इसका EPB का। अच्छा पहले कंपोनेंट करने से पहले एक आध बातें और, ये थीटा, ये थीटा तो सिमिलर ट्रायंगल, ये भी थीटा, अब ये भी थीटा, तो ये कौन सा बॉन्ड बीटा, आई बात समझ में। इस हिसाब से आओ कंपोनेंट खेलते हैं। तो इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा थीटा की साइड में, जब तुम बचपन में छोटे थे तो खूब सिखाया गया होगा, थीटा वाली साइड में कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होता है, यानी ये हो जाएगा EPB कॉस थीटा। इसके परपेंडिकुलर वाला कौन सा होता है, EPB साइन थीटा। ये लुड़िस हो गया। अब क्या मशीन के अंदर खंगड़ खोल के निकाल दो, मशीन बचेगी क्या, नहीं। आई बात समझ में। तो आपने एक वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, वेक्टर खत्म अपनी जगह से। उसी प्रकार से हम इसका भी हाल करेंगे। थीटा एंगल इधर है, क्या हो गया, EPA cos, इधर कौन सा बॉन्ड बीटा, EPA sin थीटा। ये खत्म हो गया, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, ठीक है। लोग बार रट्टा मारते हैं, मैं जानता हूं, मैं कॉपी इतने साल से चेक कर रहा हूं, सब दिखाई देता है। फिगर समझ के बनाया गया है या फिगर रट के बनाया गया है वो साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। आप एग्जामिनर को आप मूर्ख नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे वो डायग्राम देखता हो तुरंत समझ जाता है तुमको आता था या नहीं आता था। और एक नंबर का डायग्राम होता है, एक नंबर का डायग्राम होता है, अगर ये डेरिवेशन आएगा, ठीक है, वो एक नंबर आपका सट से चला जाएगा, ठीक है। तो आपका पेपर तुरंत उसी जगह से आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी, किसमें, 69 में।
70 नंबर का पेपर था, तुरंत ये गड़बड़ हो गया, एक नंबर तुरंत साफ हो गया। अब नंबर तुम्हारे 69 में से आएंगे, 70 में से नहीं आएंगे। ठीक है, तुम 5 नंबर का एक क्वेश्चन छोड़ के आ गए तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। अब नंबर तुम्हारे 65 में से आएंगे 65 में से। कहें सर एक क्वेश्चन ही नहीं लिखा पेपर में, पन्ना ही नहीं आखिरी पलटा, 10 नंबर क्वेश्चन वही लिखा था 3 पार्ट में। ठीक है, नहीं होते हैं ऐसे काहिल एंड जाहिल। कैन ओएमआर कैन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात बताएं, एक बार हम देने गए थे। ठीक है, एक बगल वाली बेंच में एक मैडम बैठी थी, पूरा पेपर कर ली, सब कुछ पेपर में टिक लगा दी सब। घंटी बज गई, एग्जामिनर पूछते बगल में जो बैठा था, भैया इस ओएमआर सीट का क्या करना है? गोला भरा ही नहीं उसमें। एक से एक कांडी लोग होते हैं दुनिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका क्या करना है? ठीक, चलो भैया कोई बात नहीं, कंपोनेंट हो गया। अब देखो यहाँ अत्याचार हो गया, ऊपर भी साइन थीटा नीचे भी साइन थीटा, सेम सेम, पीबी और पीए की वैल्यू भी सेम सेम। इसका मतलब ये एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। 180 डिग्री पे है ना, वेक्टर में सिखाया गया था ऐसे वाला, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन और सेम डायरेक्शन में एडिशन। ठीक है, यानी इस जगह पे जो कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो केवल इन दोनों के एडिशन से है, क्योंकि ये तो एक दूसरे का खून पी है। आएगा समझ में? तो मजबूरन लिखना पड़ेगा बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे जो आएगी वो ईपीबी कॉस थीटा प्लस ईपीए कॉस थीटा। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ईपी इज इक्वल टू ईपीबी और ईपीए कॉस थीटा दोनों सेम हो जाएंगे, सेम 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 नहीं कह रहे, सेम सेम। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, चाहे जिसकी वैल्यू लिखो तुम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अच्छा नहीं लग रहा, कॉस थीटा भी निकाल ही लेते। देखो भाई, कॉस थीटा जहां से मन हो वहां से निकाल लो। बेस हाइपोटेनियस, बेस क्या है? एल। हाइपोटेनियस कितना है? √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तिवारी जी हो कि निकल लिए? बिल्कुल है सर। हाँ, अभी मिलना तुमको। ठीक है, एल अपॉन √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये देखा देखा लग रहा है, डाइपोल मोमेंट दिखा। EP इज इक्वल टू, देखो जो बात करेगा मैं बता रहा हूं, उसके लिए पेपर बोर्ड का बोर्ड टप आएगा। अब कोई नहीं बोलेगा। ये P हो गया, ये P है, और ये क्या हो गया? √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर। जब यहाँ पे टीचर मार्केट में इसे बैठे हम ही सेट करते हैं पेपर, तो हम इतना भी झूठ नहीं बोल सकते। पूरी फीस देते हैं। वो तो वैसे भी ऐप से हटा देंगे, फीस वैसे भी देनी पड़ेगी उसको। EP इज इक्वल, समझ गए? EP इज इक्वल टू 1/4 P अपॉन r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2 हो गया। अब जो बड़ा है उसकी अधिकतम पावर बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो EP इज इक्वल टू, इसमें कैलकुलेशन वाले स्टेप कम हो गए आपके, देख ही रहे होंगे। 1/4 P हो गया। जब r स्क्वायर में और एल स्क्वायर बड़ा कौन? r स्क्वायर। जब बाहर आएगा r स्क्वायर तो पावर 3/2 भी साथ में लेके आएगा। होल में पावर 3/2 लगी ना, तो 1 प्लस एल स्क्वायर बाय r स्क्वायर होल पावर 3/2। ये 2 से 2 जोड़िस हो गया। बाकी आप जानते हो डाइपोल छोटा है तो L छोटा है R से, इंप्लाइज दैट L स्क्वायर बहुत छोटा हो गया किससे? R स्क्वायर से। L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 0। तो यहाँ पे धर देंगे 1 + 0 इज 1। ठीक है, 1 की पावर 3/2 इज, कहीं तो 3/2 तो बाद में जो बोला जाता वही होता है। ठीक है, तो 1 + 0 इज 1 एंड 1 की पावर 3/2 इज आल्सो 1। 1 into r³ इज r³। सही बोला मैंने।
तुम लोग यार दिमाग के नाम पर भूसा भर के आ रहे। EP is equal to 1/4 pi epsilon naught P upon R cube। अब देखो, अब रह गई बात डायरेक्शन की। तो देखो भैया जो भी रहा साथ था वो सब इसी तरफ था। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इसी तरफ हो जाएगी। तो ये दिशा, ये दिशा अपोजिट दिशाएं हैं, नहीं समझे? ये इधर, ये इधर, ये इधर, जेड। ठीक। तो कुल मिला के ये हो गया अपोजिट टू डाइपोल। पल्ले पड़ा, छाप लो। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि इस डाइपोल को 90 डिग्री रोटेट किया गया। π/2 रेडियन बोले तो 90 डिग्री। अब ऐसे घुमा देंगे इसको, कान पकड़ के हैंड देना है। तो जब इसको 90 डिग्री तुम घुमा दोगे तो ये डाइपोल अब ऐसे ही से हो जाएगा, ठीक है, अलोंग वाई डायरेक्शन हो जाएगा। डायग्राम तो बना ही लिया होगा। अब मैं प्रेजेंट स्थिति के हिसाब से, अच्छा चलो यही बना देते हैं। तो इन द सेकेंड केस जब बनाएंगे डायग्राम, ध्यान से देखिए, वाई ये है, यक्स ये है और जेड ये है। तो अब जो डाइपोल है हमारा वो ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा घूम के, जब ऐसे आया तो -2 कूलॉम इधर और +2 कूलॉम इधर। तुम जैसा बना रहे हो उसी के हिसाब से आंसर दे देना। मान लो कह दो नहीं, कोई कह दो नहीं चीटिंग हम ऐसे घुमाएंगे, तो तुम जैसा घुमाओगे, ठीक है, उसी के हिसाब से आंसर दे देना। या तो क्लियर होता क्वेश्चन में कि क्लॉकवाइज घुमाना है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। मतलब ये आप जैसा फिगर बनाएंगे आंसर उसके करस्पॉन्डिंग चेक किया जाएगा। नहीं समझे बात को? आपने ऐसा डायग्राम बना दिया, अब इसके हिसाब से आंसर लिखा। मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा डायरेक्शन में। इसलिए डायग्राम मेंशन होना